नमस्कार बच्चों। अब हम लोग कल जो आवर इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे उसकी दूसरी कड़ी को मतलब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक पैराग्राफ दिया हुआ लिखा हुआ है, अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल एंटर आवर बॉडी थ्रू द फूड चेन। अब इसका मतलब ये हो गया कि जैसे देखिए फूड चेन तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अन्य अन्य वन्य जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब सोचिए कि यहाँ एक एग्जाम्पल हम लेते हैं किसी खेत का, एक क्रॉप फील्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ पे पेस्टिसाइड्स का छिड़काव हुआ। अब क्या होता है कि एक गोट आती है या एक काऊ आती है या कोई भी एक ऐसा जीव आता है जो उसको खा लेता है। खाने के बाद क्या होता है कि कुछ देर के बाद या 1 घंटे 2 घंटे या 1 महीने 2 महीने बाद वो उसकी बॉडी में ढेर सारे टॉक्सिन्स या पेस्टिसाइड्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं। अब क्या होगा कि उसको हम फिर अपना, जैसा कि हम लोग अगर नॉन वेजिटेरियंस होते हैं तो हम लोग चिकन वगैरह खाते हैं, गोट वगैरह खाते हैं। ऐसी स्थिति में वो जो केमिकल्स है उसकी मीट के जरिए हमारी बॉडी में आया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो केमिकल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वास्तविकता में धीरे धीरे हमारे फूड चेन में एंटर करेगा। फूड चेन का मतलब है कि जैसे कि अगर ग्रास इन्फेक्टेड है तो ग्रास ऊपर इन्फेक्टेड होगा, अगर ग्रास ऊपर इन्फेक्टेड है तो फिर फ्रॉग भी इन्फेक्टेड होगा। अब उस फ्रॉग को खाने वाला व्यक्ति भी इन्फेक्टेड होगा। फ्रॉग को तो खाते ही, चाइनीज लोग तो सब खाते हैं, आपको पता होगा। तो ऐसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ अननोइंगली, अर्थात अनजाने में ये केमिकल्स हमारी फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। अब क्या होगा, यू हैव रीड इन क्लास 9 हाउ वाटर गेट्स पोल्यूटेड। वाटर पोल्यूशन आपने क्लास 9th में पढ़ा था। उसमें सबसे बड़ा कारण था कि जैसे ये खेत है, इस खेत में हमने बहुत सारे मैन्योर और पेस्टिसाइड्स अगर डाल दिए तो होगा कुछ नहीं। अभी कुछ देर के बाद बारिश आएगी और यहाँ से बहा के ले जाएगी और नदियों में ये पेस्टिसाइड्स मिल जाएंगे, जिसकी वजह से वो पानी जहरीली हो जाएगी। उस पानी से अगर हम लोग अपना दिनचर्या अगर गुजारते हैं, अगर उस पानी को हम पी के जीते हैं तो हम भी मरेंगे, और साथ ही साथ उसमें रहने वाले जो पानी में रहने वाली एक्वेटिक लाइफ है, जो मछली है, वो भी जीवित रहे, मतलब वो भी मर जाएगी। तो एक ये था, वन ऑफ द रीजंस इज द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप। यानी कि एक महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि तरह तरह के कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स का मतलब बच्चों होता है कीटनाशक, कीट मतलब कीड़ा नाशक, मतलब जो उसको नाशता है, मतलब मार देता है। एंड अदर केमिकल्स यानी कुछ और रसायन है, टू प्रोटेक्ट यानी बचाने के लिए आवर क्रॉप्स हमारी फसलों को, फ्रॉम डिजीजेस यानी कि बीमारी से, आपको भी पता है कि पौधों में तमाम बीमारियां लगती हैं, एंड पेस्ट यानी कि छोटे छोटे जो कीट होते हैं उनसे बचाने के लिए। दीज केमिकल्स आर इधर वॉश्ड डाउन इन द सॉइल, ये केमिकल या तो मिट्टी में ही धुल जाते हैं, बारिश वारिश आएगा तो गिरेगा तो मिट्टी पी, या फिर और इनटू द वाटर बॉडीज यानी कि बगल में अगर कोई नदी तालाब पोखर वगैरह कुछ भी है तो उसमें ये पानी चला जाएगा। फ्रॉम द सॉइल यानी मिट्टी से, दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। अब उस मिट्टी में जहां पे ये केमिकल एब्जॉर्ब हो गया उसी में हमने लगा दिया कि अमरूद का पेड़, ध्यान दीजिए, हमने लगा दिया है कि अमरूद का पेड़, एक केले का पेड़ लगा दिया, और बगल से केमिकल वाला एक नाला गुजर रहा था, और इस केले को जो नीचे से वाटर, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं रिजर्व वाटर, जो मिट्टी के अंदर होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है, वहाँ से ये क्या कर रहा है कि पानी से तो ये अपना फोटोसिंथेसिस कर रहा था, और उस पानी के जरिए आपको पता है कि वाटर का मूवमेंट जाइलम फ्लोएम हम लोगों ने पढ़ा है ना साइंस में, तो जाइलम क्या करता है, वाटर को मूव कराता है, और फ्लोएम फूड मटेरियल्स को मूव कराता है। तो वाटर के जरिए एक एक कोने तक पानी में छिपा हुआ वो हार्मफुल केमिकल उस बनाना ट्री में या उस गुआवा के पेड़ में या उस मैंगो के ट्री में कोने कोने में पहुंच जाएगा। यानी कि अब उसमें जो फ्रूट निकलेगा उस फ्रूट के अंदर भी वो केमिकल होगा जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ध्यान देने वाली बात है। फिर अब यहाँ पे देखिए कह रहा है फ्रॉम दिस सॉइल दीज आर ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट अलोंग विद वाटर एंड मिनरल्स, जैसा कि हमने अभी बताया, एंड फ्रॉम द वाटर बॉडी दीज आर टेकन अप बाय एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स। और अगर ये पानी में चला गया तो पानी में रहने वाले जो भी मछली है, कछुआ है, जो भी है, एक्सवाइजेड जो भी है, उनके द्वारा एब्जॉर्ब होगा। दिस इज वन ऑफ द वेज इन विच दे एंटर द फूड चेन, और यही एक तरीका जिससे ये हमारी भोजन की श्रृंखला यानी कि फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। अब बच्चों सोचो कि जिस नदी में ये कीटनाशक गया था उसमें मछली थी, हम मछली खाते भी हैं, हम लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं। अब क्या हुआ कि हमें नहीं पता है कि किसी इंडस्ट्री के बगल में एक नदी है और उस नदी में ढेर सारी मछली पाली गई है, और उस मछली को ही मारकर शाम में मछली की मंडी में बेचा जाता है, और हमारे घर में वही मछली आती है। अब क्या होगा कि धीरे धीरे वो मछली हम अपने कंजम्पशन में यूज़ करेंगे, खाएंगे भाई उसको, और उस मछली ने जो वो पानी इंटेक किया था, जिस पानी में वो पाई जाती थी, वहाँ की उस पर्टिकुलर केमिकल का इफेक्ट हमारी बॉडी पे धीरे धीरे आने लगेगा। आपने ये भी सुना होगा कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा रिमर हुआ था जिसमें इंसान के शरीर में काफ़ी मात्रा में मरकरी पाई गई थी,
ये दिल्ली के किनारे जो यमुना नदी जो है ना, वहाँ पर सब्जियों की खेती हो रही थी और वहाँ पर एक आदमी गया, और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें एक वाकया बता रहे हैं कि उसने क्या किया कि जो सीवेज जो लगा हुआ था, जो नाला था, वहाँ पे उनके पास सिलेंडर नहीं था, ठीक है, सिलेंडर नहीं था। उसने वहाँ पर इतना वहाँ से गैस निकल रहा था कि उसने एक स्टोर करके उसमें सिलेंडर वाला पाइप लगा दिया, और जब चूल्हे में कनेक्ट किया, माचिस मारा तो गैस जैसा जलने लगा। सोचिए, बिना किसी सिलेंडर के उस नाले से ऐसा कौन सा गैस का इतना रिसाव रहा होगा कि उसको जब पाइप से एक्सट्रैक्ट करके चूल्हे तक लाया गया तो उसमें आग पकड़ ली। आप देख सकते हैं। एक इसका खास मैं आपको बता दे रहा हूँ, जी न्यूज़ पे डीएनए एक प्रोग्राम आता है, डीएनए में ये दिखाया गया था कि दिल्ली के इंडस्ट्रीज के कारण ये हो रहा है। अब आप सोच सकते हो कि बिना सिलेंडर के उस बंदे ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चूल्हे का इस्तेमाल किया। उतनी गैस के अंदर में, उतनी पॉइजनस गैस के अंदर में जो मछली रह रही होगी वो भी पॉइजनस हो गई होगी। और वो मछली हमारे फूड चेन का हिस्सा है, क्योंकि हम साग सब्जी के साथ मांस मछली भी खाते हैं, तो हमारे फूड चेन में एंटर किया ना। और एक वर्ड जो यहाँ पे था अननोइंगली, यानी कि अनजाने में, हमको क्या पता कि हम जिस मछली को खा रहे हैं उस मछली के अंदर भी इतनी ज़्यादा मात्रा में मरकरी और लेड की मात्रा जो हमारा जान भी ले सकता है, लेकिन हम तो खाएंगे ना। तो अब क्या कर रहा है, यहाँ देखिए, एज दिस केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल। अब जो उसकी बॉडी में जो केमिकल चला गया वो तो डिग्रेड होगा नहीं। These get accumulated progressively at each ट्रॉपिक लेवल, यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल जब ऊपर जाएगा तो ये धीरे धीरे उसको खाने वाले को उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, फिर उसको खाने वाले उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा। एज ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, हम लोग किसी भी फूड चेन में टॉप पर है। सारी चीजों को मिला जुला करके देखेंगे तो इंसान सबको खाता है मिला जुला कर, शेरबाग छोड़ दो, नहीं तो कुछ लोग शेरबाग भी खाते हैं। और बताओ, तो अगर देखा जाए किसी भी ट्रॉपिक लेवल का टॉप देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग्स आर द टॉप ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स। अब क्या होगा, द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी। और जाहिर सी बात है, इस कारण से ये जो साग सब्जी मांस मछली मुर्गा मीट जो भी हम खा रहे हैं, इनमें पाए जाने वाले वो हार्मफुल केमिकल्स धीरे धीरे हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। अब दिस फेनोमेनन इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यही आपसे बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो आप इसमें जवाब देंगे कि अननोइंगली द केमिकल्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल गेट्स एक्यूमुलेटेड एट द टॉप ऑफ द ट्रॉपिक लेवल as we are on the top of the tropic level. So unknowingly these chemicals accumulate in our body and gives adverse effect to our body is known as biological magnification. This is the reason why our food grains such as wheat and rice, यही कारण है कि हमारा जो भोजन है, गेहूं चावल सब्जियां फल मीट, सब में कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड के रेसिड्यूज मतलब होता है बच्चों अंश। क्या होता है? अंश। और पेस्टिसाइड मतलब क्या होता है? कीटनाशक। यानी कि प्रत्येक भोजन के पदार्थ आज जो हमारे जीवन का हिस्सा है, चाहे वो साग हो सब्जी हो मीट हो मछली हो सेव हो केला हो बादाम हो काजू हो कुछ भी हो, सब में पेस्टिसाइड के रेसिड्यूज पाए जाते हैं। दिस कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव बाय वॉशिंग और अदर मींस। अब ऐसा नहीं कि बाजार से सेव ला रहे हैं तो सेव को खूब रगड़ के धो के खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अरे सेव जिस जमीन पे लगाई गई, अगर नीचे से जमीन ही इन्फेक्टेड है और उसमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो हम बाहर से तो साफ कर देंगे लेकिन अंदर से साफ नहीं कर पाएंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में एक इंडस्ट्री के बगल में सब्जी की खेती की गई थी और उस सब्जी को खाने वाले कई लोगों की मौत भी हो गई थी, बीमार पड़ गए थे, फूड पॉइजनिंग हो गई थी। क्योंकि बीमारी जो होती है वो मुख्य तौर पर हमारी बॉडी में एंटर करती है 3 तरीके से, चाहे वो कॉन्टेमिनेटेड फूड हो, चाहे वो कॉन्टेमिनेटेड एयर हो, चाहे वो कॉन्टेमिनेटेड वाटर हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट ट्रॉपिक लेवल यू नो? ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं? व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल? Tropic levels are the stages from producer to consumers to decomposers. These are tropic levels and every organism depend on other organisms for their survival. Give an example of food chain and state the different tropic levels in it. एक एग्जांपल हो ग्रासहॉपर फ्रॉग वाला या फिर वो बकरी शेर वाला दीवार पर बनकर। What is the role of decomposers in the ecosystem? जाहिर सी बात है डिकम्पोजर्स का यही हमारे इकोसिस्टम में रोल है कि प्रोड्यूसर ने तो भोजन बना दिया, यानी कि प्लांट्स भोजन बना दिया, हमने उनको खा लिया, लेकिन एक समय के बाद जब हम अपने बॉडी का वेस्ट निकालेंगे और उस वेस्ट पे किसी का डिकम्पोजिशन का एक्शन नहीं होगा तो वो वेस्ट नुकसानदायक हो जाएगा।
जाहिर सी बात है कि हम सभी लोग एक्सक्रीट करते हैं। ये एक्सक्रीट सड़क के किनारे जब कोई आदमी कर देता है, माननीय मोदी जी के मतलब जो नियमों का जो धज्जी उड़ाई जाती है खेतों में, तो ये धीरे धीरे उर्वरक बन जाता है और आपके चावल और आपके गेहूं के टेस्ट को बढ़ाने में काम आता है। हालांकि आप वर्तमान की स्थितियों को देख करके आप कभी भी ये महसूस नहीं करेंगे कि इस तरह की चीज़ है, लेकिन आप यूँ समझ लीजिए कि ये चीज़ें सूख जाती हैं, यानी डिकम्पोज हो जाती हैं और मिट्टी बन जाती है। जो हमारे जो एक्सक्रीट्स होते हैं, जो हमारा फिकस होता है या जो काऊ का डंग होता है, ये थोड़ी देर के लिए डंग लगता है, 10 दिन बाद वहाँ जाएंगे तो वो मिट्टी के कलर में इतना मैच कर चुका होगा कि उस मिट्टी को उठा के जय भारत माता आप करेंगे। समझ रहे हैं ना, ये भी एक तरीका है, जैसे नहीं भारत माता की जय, हाँ वो चीज़ है, तो तुरंत आ जाएगा आपके। ये हुआ, ऐसा हुआ है। हाँ बताइए। जब हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं तो एनर्जी जो होती है वो रिड्यूस होती है, लेकिन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जब होता है तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब भी केमिकल्स एंटर करते हैं तो वो ज़्यादा क्यों होते हैं? रीज़न ये है कि ये जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब वो चीज़ें जाती हैं तो यहाँ पर एनर्जी लॉस की बात हो रही है, न कि केमिकल के लॉस की। केमिकल तो उनकी बॉडी में कॉन्सेंट्रेट है। आपने एक वर्ड पढ़ा है कि दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि उनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता। इस वजह से उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहता है, भले एनर्जी जो है वो कम हो जाए। बात ये समझने की कोशिश करना है कि आप हैं, आप मान लीजिए एक इंसान है और इस समय आपका वजन 60 किलो है, ठीक है, एक बात मान लीजिए, फिर आपकी डेथ हो जाती है। डेथ के बाद कुछ दिनों तक आप पे मतलब एक बैक्टीरियल एक्शन आपके ऊपर, माइक्रोबियल एक्शन छोड़ दिया जाता है। तो वो क्या करेंगे कि ओवरऑल आपके मसल्स को डिकम्पोज कर पाएंगे, आपकी हड्डियों को डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। हड्डियों का ढांचा मिलता है 2-2 हज़ार साल बाद भी मिलता है। सुना है ना आपने ममीज वगैरह के विषय में, हड्डियां जल्दी नहीं गलती हैं और जब गलती हैं तो वो क्या बन जाती है? फॉसिल फ्यूल्स बन जाती है। क्या बन जाती है? तो वहां तक पहुंचेंगे। यहाँ पे बात जब ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में गया तो एनर्जी का लॉस हुआ, क्योंकि कुछ उसने खाया, कुछ पचाया, और कुछ जब दूसरे ट्रॉपिक लेवल में गया तो उसने उसको गिव अप किया, दे दिया। लेकिन जो उसकी बॉडी में जो केमिकल्स थे वो तो किसी भी तरह से रिड्यूस होने वाले नहीं थे, तो वो केमिकल लेके ही एंटर किया। इस प्रकार से जो उसके अंदर में पेस्टिसाइड्स थी वो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन उसकी बढ़ती गई, क्योंकि टॉप ऑफ द ट्रॉपिक लेवल की बात हो रही है। तो वहां पर धीरे धीरे कुछ इसने पेस्टिसाइड उठाया, फिर इसको खाने वाले ने इसको तो उठाया ही और कुछ और उठा लिया। फिर वो जब तीसरे लेवल पे पहुंचा तो उसने पहले दूसरे वाले का तो इकट्ठा था ही, तीसरे लेवल पे और ले लिया, और फाइनली इस तरह से करके जब वो टॉप पर गया तो उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए, और इस प्रकार से हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। यही कारण है कि एनवायरमेंट में किसी भी चेंज का सबसे बड़ा असर इंसानों को सबसे पहले पड़ता है। कोविड हुआ तो कौन सी भैंस या बकरी को आपने मास्क लगा करके देखा, या कोई सैनिटाइजर लेके कोई गाय भैंस दिखी हो आपको रोड पे? नहीं दिखी, जीवित तो है ही। जानवरों पे असर हुआ, लेकिन उनकी इम्यूनिटी हमारी इम्यूनिटी से बिल्कुल अलग है। आप समझ रहे हैं ना, उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमसे बिल्कुल अलग है। तो ऐसी स्थिति में उनकी बॉडी में भी चेंजेस आए होंगे। हो सकता है कि कोविड का एक आध वेरिएंट उनको भी हुआ होगा, लेकिन जैसे इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में जब कोविड हुआ तो कई लोगों को पता भी नहीं चला, जिनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक था। या यूँ समझो कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो कोविड से पहले भी रोज खांसते छींकते थे, तो जब कोविड उनको हो गया और जब उनमें खांसी और सर्दी जैसी चीज़ थी तो उन्होंने अपने दिल दिमाग को ये समझाया, यार ये तो मैं शुरू से करता हूँ, कोविड नहीं हो सकता है। जैसे जिसको इस्नोफिल्स था या जिनको साइनस था, उनको जब सर्दी खांसी हुई तो उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, और फिर क्या हुआ कि उनके बॉडी की इम्यून सिस्टम से लड़ाई हुई और वो वायरस हार गया और वो जीत गया और वो स्वस्थ रह गए। इसी में आपने देखा कि गवर्नमेंट ने एक वर्ड बोला कि हम आपको होम क्वारंटीन दे रहे हैं ऑप्शन। तो होम क्वारंटीन का मतलब था कि आप घर में आराम से रहिए, किसी से मिलिए जुलिए मत, आपकी इम्यून सिस्टम जब उसको डिफेंड कर देगी 5-6 दिन, एक हफ्ता में जब आप नॉर्मल हो जाएंगे तो लोगों से मिलना। यानी कि बॉडी एक टाइम लेता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कहते हैं मैंने इंजेक्शन लिया तो मुझे बुखार आया या मुझे दर्द हुआ या मुझे पेन हुआ, तो होता क्या कि कुछ लोगों की बॉडी में इम्यून सिस्टम जब डेवलप होते हैं तो उसकी बॉडी जो होती है उसको एक नए तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, टेम्परेचर को राइज करके, क्योंकि नई चीज़ें बन रही हैं, उसकी बॉडी में नई इम्यूनोग्लोबिन्स बन रही हैं ताकि वो बीमारी से लड़ सके। लेकिन बाद में ये चीज़ें सब में नहीं देखी जाती। खैर बच्चों, अब आगे देखिए, हाउ डू आवर एक्टिविटी अफेक्ट द एनवायरमेंट। इस टॉपिक को देखिए, वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। ये तो आपको पता है कि हम लोग अपने वातावरण का एकदम मुख्य हिस्सा है। चेंजेस इन द एनवायरमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटी चेंज द एनवायरमेंट अराउंड अस। मतलब अभी ठंड आएगी तो ठंड से हम प्रभावित होंगे,
और जब हम बहुत सारी मात्रा में लकड़ी जलाएंगे, आग जलाएंगे, तो ठंड भी हमसे प्रभावित होगा। आपने इस चीज़ को अगर देखना है तो देखिए, जहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर ठंड कम पड़ती है। यानी कि हमारे जैसे लोग नहीं कहते हैं कि माँ बाप का किया हुआ बच्चों पे पड़ता है और बच्चों का किया हुआ माँ बाप पे पड़ता है, उसी प्रकार से जब हम कुछ कमियां करते हैं तो इसका असर, जब हम इंसान कमियां करते हैं तो इसका असर हमारे पर्यावरण पे पड़ता है, और जो पर्यावरण में बदलाव होते हैं उसका असर हम पे पड़ता है। बेस्ट एग्जाम्पल कि अभी अगर एसिड रेन हो जाएगा तो हम लोगों की बिल्डिंगों को डैमेज कर देगा, यानी कि इन्वायरमेंट के बदलाव ने हमारे आसपास की चीज़ों में बदलाव ला दी। मॉन्यूमेंट्स खराब हो जाएंगे, ताजमहल का रंग अजीब सा हो जाएगा, और एट द सेम टाइम उसी ताजमहल के आसपास में हम हज़ारों फैक्ट्री खोल देते हैं, हज़ारों कारखाने खोल देते हैं, तो नेचुरल है कि हमारी इस की गई आदत की ही वजह से वहाँ पे एसिड रेन होगा। तो यानी कि हम दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आवर एक्टिविटी इफेक्ट द इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस इफेक्ट आवर लाइफ। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 9 हाउ आवर एक्टिविटी पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। हम लोग पहले भी देख चुके हैं, आप लोग तो ज्यादा अच्छे जानते होंगे, महापुअर हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल बी लुकिंग एट 2 ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन डिटेल, एंड दैट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिपोजल। आप लोगों की तो आदत है चॉकलेट खाने के बाद किसी के भी मुंह में वो कूड़ा फेंक दोगे, मतलब खाओगे अपने, च्युइंगम थूकोगे दूसरे के मुंह में, गलत आदत है। डस्टबिन समझ रखे हो क्लासरूम को, बैग में भरा हुआ। एक दिन हम देखे, हम पढ़ा रहे थे, मेरे पोडियम के नीचे में 3-4 चिप्स का पैकेट था, खुश हो गए, भूख लगा था, खोल के देखे तो सब खाली था। दलिद्र कहीं के अपने खा करके सब इसमें पैकेट भर देते हैं, चाय का वो रख देंगे उसमें। आप एक्साइटेड होकर सोचोगे कि इसमें चाय, एक दिन बड़ा बढ़िया सा डेयरी मिल्क का पैकेट रखा हुआ था, किसी ने इतनी समझदारी से निकाला था कि लग ही नहीं रहा था कि उसमें डेयरी मिल्क नहीं होगा, खुश होकर उठाए, खाली पैकेट था। तो ये चैप्टर बेसिकली आप लोगों के फुहरकम की ही वजह से क्लास 10th में दिया गया। जैसे पूछता है ना कि ये चैप्टर इस क्लास में क्यों लाया गया, व्हाट वाज द मोटो ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस चैप्टर इनटू क्लास 10th। तो सिंपल रीजन इज दैट यू ऑल आर वेरी फुहर्स, वर्स्ट। 7 डेज में एक दिन नहाने वाले लोग, हाँ? और ऐसे लोगों के लिए ही ये चैप्टर बना है, आप लोगों की वजह से पोल्यूशन बढ़ा है। देखिए अब आते हैं हम लोग बच्चों एक स्वार्थ की दुनिया को याद दिलाते हैं। आज जो ओजोन लेयर की बात करते हैं, आपको पता है ओजोन लेयर कितना इंपॉर्टेंट है? हमारी पृथ्वी को इतने अच्छे से इसने कवर अप कर रखा है ओजोन लेयर ने, कि अगर ये पूरी तरह से अगर हट जाए तो यूँ समझ लो अभी तो हम लोग का जो रंग है सो रंग है ये, इसके बाद हम लोग दिखेंगे भी नहीं। ब्लैक कलर में ये कंपटीशन लगेगा कि कौन सबसे ज्यादा ब्लैक है। ब्लैक में भी एक ब्लैक एंड लवली क्रीम आने लगेगा कि ब्लैक में सबसे लवली कौन है। फिर आदमी चलते फिरते रहेगा, कहीं उलट जाएगा, कहीं गिर जाएगा, कहीं पड़ जाएगा, कहीं सूख जाएगा, कोई एनर्जी नहीं बचेगी उसके अंदर। सूर्य की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। जैसे हम छाता लेकर के धूप में चलते हैं तो धूप उस छाते से छन के जब नीचे पहुंचती है तो हमें उतना इफेक्ट नहीं करती है। उसी प्रकार से इस पृथ्वी को इसी तरह की छतरी से ढका गया जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। और हम लोगों की एक्टिविटी, जैसे कि 5 मिनट अगर पानी भी पीने जाना है तो किसी को यह ना लगे कि हमारे पास गाड़ी नहीं है इसलिए हम गाड़ी से ही पानी पीने जाएंगे, गाड़ी पे टंकी बैठ के पानी पिएंगे। ऐसी आदतों की वजह से जो हम इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, इन पोल्यूशंस का जब हवाओं के साथ मिश्रण हो जाता है कि हमारे वायुमंडल में जा करके एक जहरीली गैस का रूप ले लेती हैं और धीरे धीरे करके ये हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, जिसे हम लोग सिंपल तौर पे कहें तो एयर पोल्यूशन कह सकते हैं। ठीक, एयर पोल्यूशन हो गया। लैंड पोल्यूशन तो देख ही रही हो, क्लासरूम पोल्यूशन भी एग्जाम्पल मिल ही गया आप लोगों को। झाड़ू मारो तो आदमी के साइज का कूड़ा निकलता है। तो ओजोन का फॉर्मूला है बच्चों O3 इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। केमिस्ट्री पढ़ाने की जरूरत नहीं है। While O2 which we normally refer to as oxygen is essential for all aerobic forms of life। जितनी भी एक्टिविटी जहाँ एरोबिक एक्टिविटीज होती है यानी कि एयर की प्रेजेंस होती है, उसका मूल कारण होता है ऑक्सीजन। अब इस एसेंशियल, खैर थोड़ी, ओजोन इज डेडली पॉइजन, बड़ा खतरनाक होता है, एकदम जहरीला गैस। However, at the higher levels of atmosphere, ozone performs an essential function। धरती पे अभी यहाँ पर इस रूम में ओजोन छोड़ दें तो सब टपक जाओगे, एक को लोग नहीं बचेंगे, मतलब हम भी नहीं बचेंगे।
अब यही ओजोन को ले जा करके धरती पे एकदम मतलब यहाँ से बहुत दूर हमारी वायुमंडल में ले जा करके जब उसको पहुँचा देते हैं तो वहाँ पे ये बड़ा अच्छा काम करती है। क्या करती है कि सूर्य के आने वाले हानिकारक किरणों को छान करके फिल्टर करके हम तक बड़े ही मतलब आराम से उसको पहुंचने में मदद करती है। यूँ समझो कि अगर एक छाता है और उसमें जगह जगह छेद है तो जहाँ से छेद होगा वहाँ से धूप सीधे आपके चेहरे पे पड़ेगी और वो नुकसानदायक होगी। ठीक उसी प्रकार से ये एक छन्नी का काम कर। आगे देखिए, हाउएवर अब आगे काम गया, ओजोन परफॉर्मेंस इन जनरल इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। आप समझ गए, यानी कि सूर्य की सबसे खतरनाक किरणों में से एक है अल्ट्रावायलेट रेज, ये उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। आजकल तो चश्मा पे भी यूवी प्रोटेक्टर लिखा रहता है, सनस्क्रीन पे भी लिखा रहता है, क्रीमों पे भी लिखा रहता है, फेस वॉश पे भी लिखा रहता है और साबुन पे भी लिखा रहता है कि ये आपको ऐसा कुछ नहीं, कोई साबुन ऐसा नहीं है, सब मुड़ी हिलाने लगा। साबुन में सनस्क्रीन, रिन सुप्रीम लगाइए, रिन सुप्रीम लगाइए, आपका चेहरा पे एकदम हर चीज से प्रोटेक्ट करेगा आपको। लेकिन वैरायटीज आप जितने होता है सब में होता है। हाँ होता कुल मिलाकर के सबसे महत्वपूर्ण ये होता है। दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल इट इज नोन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। अर्थात बच्चों, अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई तो 99% पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक जीवों में स्किन कैंसर पाया जाएगा। इस ओजोन लेयर का सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ है पता है? ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। इसी कारण से आप देखिएगा अंग्रेजवा सब जो होते हैं ना, देखिएगा ना भूवर एकदम चितकबरे जैसे रहेंगे, उन सब का गोराई देख करके भी डर लगता है। उन सब की गोरापन में भी एक बीमारी जैसी रहती है। देखोगे कहीं बीच पे जाकर के सूझ जाएंगे उघार होकर के, उन सब एकदम बेहया बहला हो जाते हैं एकदम पूरा। अब रीजन क्या है कि उनकी बॉडी में इतना कलर उनका लाइट हो जाता है ना कि उनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है। अधिक गोरापन आपको बताएंगे कि खराब है। काला आदमी वैसे ही परेशान है भाई, गोरा काला नहीं पढ़ाना है, व्यूअर्स को बता रहे हैं। मतलब अफ्रीका वाले अलग डिस्टर्ब है और अमेरिकन अलग डिस्टर्ब है। सबसे बढ़िया हम लोग है। क्या है कि हम लोग दोनों के बीचों बीच के मीटर में अटके हुए हैं। तो ओजोन का इफेक्ट हम लोगों पे कम और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे ज्यादा है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? गोरे लोगों में कैंसर ज्यादा पाया जाता है, इसलिए गोरा नहीं होना चाहिए, बुरी बात है। ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इज प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन। देखिए, ओजोन जो होता है वातावरण में हमारे जो ऊपर के लेवल पे होता है, ये प्रोडक्ट होता है यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यानी कि कुल मिलाकर के अगर इसको सरल भाषा में कहें तो आप यहाँ पर इसको एक एक्सपेरिमेंट के जरिए देख सकते हैं कि अगर इस ऑक्सीजन पर अगर यूवी एक्ट करेगा, रिएक्शन वहां देखिए दिया होगा, जैसे इस ऑक्सीजन पे यूवी एक्ट करेगा तो ये O+ हो, यानी कि ये मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन आपके सामने बन जाएगा। अब इनमें से कोई एक ऑक्सीजन, जाहिर सी बात है कि अगर O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये O3 बनेगा ना। यानी कि कुल मिलाकर के यूवी का मेन रोल है ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन करना। और बच्चों आपको पता है कि यूवी की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ब्रेक होने लगेगा, जिसकी वजह से O3 की मात्रा बढ़ने लगेगी, जिससे हम लोगों को ओजोन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे हमारे जान जाने का खतरा बना रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें इसे प्रोटेक्ट करना है। आगे देखिए, द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980s। 1980 का दौर था जब ओजोन की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे कम होने लगी। दिस डिक्रीज हैज बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इस डिक्रीज का मुख्य कारण माना गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि आपको पता होगा बच्चों 1980 के दौर में उसी समय में नया नया फ्रिज और रेफ्रिजरेटर आया था। फ्रिज रेफ्रिजरेटर एक ही चीज है, एसी। ये सारी चीजें 1980 के दौर में आई थी, तो पूरे वर्ल्ड वाइड लोग एसी और फ्रिज यूज करने लगे थे। उससे निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो था वो हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन को लेवल को डिक्रीज कर रहा है, which are used as refrigerant and in fire extinguisher. In 1987 the United Nations Environment Program यानी कि UNEP, याद रखिएगा, ये भी कभी पूछ देता है, succeeded in forming an agreement to freeze CFC production at 1986 level। 1987 में UNEP एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है। वहां पर एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत ये बात कही गई कि ये जो CFC का प्रोडक्शन है इसको तत्काल बंद किया जाए, क्योंकि अगर ये इसी तरह से रहा तो हम लोगों की एनवायरनमेंट को पूरा ले लेंगे। आगे एक्टिविटी भी है, फाइंड आउट द लाइब्रेरी इंटरनेट न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स व्हिच केमिकल्स आर रिस्पांसिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर।
मतलब आप लाइब्रेरी में चले जाओ या इंटरनेट या न्यूज़पेपर के रिपोर्ट के जरिए देखने की कोशिश करो कि कौन कौन से केमिकल हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। Find out the regulation put in place to control the emission of these chemicals have succeeded in reducing the damage of ozone layer. Has the size of the hole in the ozone layer changed in recent year? क्या हाल के दिनों में ओजोन लेयर में जो होल हुआ है, ओजोन में जो होल पाया गया, उसमें कोई चेंज देखी गई है, और अगर देखी गई है तो कैसे, और अगर नहीं देखी गई है तो क्यों, इसका भी रिपोर्ट आता है। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। अब जैसे कि आप लोग चॉकलेट खाते हैं तो किसी के देह में मत फेंकिए, ये यहाँ पे बताने की कोशिश, मतलब ग्लास में रैपर आप लोग फेंक देंगे, कोई भी फेंकेगा। सबसे बड़ी बात है कि मैं तो यहाँ चॉकलेट खा के एंटर करूंगा नहीं, आप लोग आपस में खा कर कहेंगे सर मैं नहीं, माँ कसम, मम्मी कसम मैं नहीं खाया उसे। अच्छा सर वो खाया वो, अच्छा उससे बोले सर बाप दादा हमारे चॉकलेट देखे ही नहीं है सर, हम कहाँ से खाएंगे सर। सब परेशान, कोई अपने ऊपर इल्जाम लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आओ तो जलेबी त जेली बेली त इमली झटका त हाई झटका त कैडबरी पर, मतलब बाप दादा जो है मुखी रहरी का रस पीते पीते मर गए और बाल बच्चा जो है किटकट खा रहे हैं। मैंने कहावत है, तभी तो पहले हम लोगों के पापा डायलॉग देते हैं हम लोग सूखा रोटी और भेली खा करके बड़े हुए। तो उस समय में इन्वेंशन इतनी ज़्यादा नहीं थी ना, तो इसको आप सरल तरीके से अपने पापा से कह सकते हैं कि पापा इसमें हमारी क्या गलती है कि तब टेक्नोलॉजी इतना पीछे था। आपके पापा से पूछिए उन्होंने क्या झेला था, कहेंगे हाँ ये बात तो सही हो, तो बैलगाड़ी से चलते थे। पापा आपके पास साइकिल था ना, आपके पापा आपको साइकिल पे एग्जाम्पल दिए होंगे। सिंपल है, टेक्नोलॉजी वजह हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोगों की अगली पीढ़ी हेलीकॉप्टर से घूमने लगे। हम कहेंगे यार हमारे पास ये सुविधा होता है, कहाँ होते वहीं होते, कोई चेंज नहीं होता, घर पे ही आते शाम में। खैर तो बच्चों कूड़े का एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सुनिए। विजिट एनी टाउन और सिटी, किसी शहर में कहीं चले जाओ, एंड वी आर श्योर टू फाइंड हीप्स ऑफ गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस। ये तो तय है कि कूड़े का ढेर आपको लगभग हर शहर में दिख जाएगा। विजिट एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट एंड वी आर श्योर टू फाइंड द प्लेस लिटर्ड विद एम्प्टी फूड रैपर्स। आप किसी टूरिस्ट प्लेस में चले जाओ जहाँ जैसे अभी हम आपको बताएं चिप्स का पैकेट, चॉकलेट का पैकेट, बिस्किट का पैकेट फेंका हुआ मिल जाएगा। जीवन भर के भूखे लोग कहीं घूमने जाते हैं, वहीं खा करके पेट भरते हैं, ये वो लोग हैं। इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग द गार्बेज वी जनरेट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो कूड़ा हम लोग रिलीज करते हैं उस कूड़े को हम लोग सही तरीके से, प्रबंधित तरीके से मैनेज करके रखें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चिप्स हम अपने घर में खाएं और पड़ोसी के घर में जाके मिट्टी खन के उसमें गाड़ दें। ये भी एक पॉइंट होना चाहिए कि मतलब इसमें तो यही सिखाया कि स्कूल में जाके गड्ढा खन करके और घर का साग सब्जी का जितना भी सामान वामान छिलका उलका उसको ले जाके गाड़ दो। आप ट्राई कर लेना, स्कूल वाले आपको गाड़ देंगे। फिर ये होगा कि बगल में एक गड्ढे में आपके घर का कूड़ा, उसके बगल में आप खुद मिलेंगे। ठीक, ये स्कूल का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें ये बुक में बोला है कि विजिट योर नियरेस्ट स्कूल, होल डिग है, मतलब वहाँ पे एक गड्ढा खनो एंड देन पोर ऑल द गार्बेजेस ऑफ योर हाउस एंड ऑब्जर्व फॉर 15 डेज। 15 दिन तक आप उस स्कूल में जाओ भी, पड़ोस के स्कूल में, वो आपको जितना छोड़ेंगे तब ना आप 15 दिन ऑब्जर्व करोगे। खैर, तो एक इस चीज को भी अब इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग ले चलते हैं आगे। बहुत सारा एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी चलिए देख ही लेते हैं। कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड एट अ होम इन अ डे। अब इसके लिए बच्चों पहली चीज है पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, स्कूल जाना छोड़ दो, ब्रश मत करना, नहाना मत, कपड़े मत धोना, फुहरकम की सारी हदें पार कर देना, और पूरे दिन ये ऑब्जर्व करना कि आपके घर में टोटल फुहरकम हुआ कितना, क्योंकि पहले लाइन का ही मतलब मम्मी कितना सब्जी छीली, आलू छीली तो एक बार छीली कि 2 बार छीली, सब काउंट करने के बाद सब्जी छीली तो कैसे छीली, मिर्चा का डंडी आधा काटा या पूरा काटा, ये सब एक आंकड़ा बना लीजिए। अब इसके हाउ मच ऑफ दिस वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल, इसको देखने के लिए 1 महीना स्कूल मत जाना, क्योंकि कम से कम 1 महीना तक आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फिर चलिए तीसरे स्टेप में कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड इन द क्लासरूम इन अ डे। इसके लिए तो आप लोग कोचिंग में रोज आया करो, ये तो एकदम मस्ट है, रोज आओ और रोज देखो हाउ मच ऑफ दिस वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल नहीं है, झाड़ू डिग्रेडेबल है, झाड़ू से ही डिग्रेड करना पड़ता है। सजेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद दिस वेस्ट, सिंपल सा तरीका, 4 पटाखा मारो, झाड़ू मारो, ये हो गया आपका पहला एक्टिविटी। ठीक, देखिए साफ दिख रहा है, ये पहला एक्टिविटी। अब चलो 15.9 फाइंड आउट हाउ द सीवेज इन योर लोकेलिटी इज ट्रीटेड। देखो आपके मोहल्ले में लोग कूड़े के साथ क्या करते हैं, इसको देखने के लिए आपको मोहल्ले में घूमना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ के। आर देयर मैकेनिज्म इन प्लेस टू इंश्योर दैट लोकल वाटर बॉडीज आर नॉट पोल्यूटेड बाय अनट्रीटेड वेस्ट। यानी कि देख लो आपके बगल में तमसा नदी है ना,
तो तमसा नदी के आसपास में जा करके देखो कि कहीं आपके मोहल्ले की कोई नाली आकर के उस नदी में मिली तो नहीं, और अगर मिली है तो उस नाली में आप खुद मिल जाओ, ताकि आप गंदगी को बचा सको। ठीक है, अब देखिए, फाइंड आउट हाउ द लोकल इंडस्ट्रीज इन योर लोकेलिटी ट्रीट दिस वेस्टेज। जाहिर सी बात है कि देखिए आपके मोहल्ले में जानवरों की संख्या कैसी है, कूड़ा फेंकते हैं, वहाँ सुअर आते हैं, इंसान आते हैं, गाड़ी आती है कि नहीं आती है, सुअर आएगा तो भी खा जाएगा क्योंकि उसको रहना पसंद है नाली में, और अगर बचा खुचा है तो ट्रैक्टर उठा ले जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, आप देख सकते हैं। Are there mechanism in place to ensure that soil and water are not polluted by this waste? मतलब ये क्लियर करिए कि आपकी मम्मी अगर आपके घर के बगल में कोई खाली मैदान देख करके अगर कूड़ा फेंकी है तो उस कूड़े को आप लोग आज जा करके उठाएंगे। समझ गए मेरा हाथ का इशारा? बगलिया वाला फील्ड देख रहे हो, सब कूड़े से भरा हुआ था। झाड़ू उठाइए और इस एक्टिविटी को आज जा करके पूरा करिए, और एक महीना किसी कोचिंग स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। नदियों को गंदा यही सब है, तभी बाबा भौरा डिस्टर्ब चल रहा है। इंप्रूवमेंट इन आवर लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन ग्रेट अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है, आदमी फास्ट फूड वेस्ट हो गया। पहले रोटी दाल चावल खाता था पेट भरने के लिए, आजकल चिप्स खाता है, कुरकुरे खाता है। तो जाहिर सी बात है, ये खाता है तो प्लास्टिक के पैकेट में खाता है, बाल्टी में तो कुरकुरे आती नहीं है, तो प्लास्टिक का पैकेट क्या करेगा, पॉकेट में तो रखेगा नहीं, वो बाहर फेंकेगा। बाहर आपका फील्ड है, आप ध्यान देना। उसके बाद चेंजेस इन एटीट्यूड ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले, यानी कि हमारी आदतों में जो चेंजेस हैं इसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, विथ मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज बिकमिंग डिस्पोजेबल, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हम लोग यूज़ करें वो डिस्पोज करने ही लायक है। अभी देखो बगल में बॉटल भी पड़ा है, भी डिस्पोज होगा नहीं तो कल। चेंजेस इन पैकिंग हैव रिजल्टेड इन मच मोर ऑफ आवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। सारी कंपनियां क्रिस्पीनेस के लिए, उनका चिप्स क्रिस्पी रहे, उनकी बिस्किट क्रिस्पी रहे, उनका केक क्रिस्पी रहे, उनके डेयरी प्रोडक्ट्स क्रिस्पी रहे, अच्छे रहे, इसके लिए पॉलीथीन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ा। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे जब हमारा भोजन वेस्ट हो गया तो आज हम इन चीज़ों को खाने के बाद इनके कूड़ों को सीधे सीधे इन्वायरमेंट में भेज देते हैं। आगे देखिए, व्हाट डू यू थिंक विल द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन आवर एनवायरमेंट? आप क्या सोचते हो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? जाहिर सी बात है हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। अब चलिए आपको भारत की सबसे मशहूर कहानी सुनाते हैं। रेल तो आपने सुना ही होगा। रेलों में जाते हैं तो सुबह में एक बहुत ही खूबसूरत आवाज में चाय करके बोलते हैं, जब जो उनकी चाय पीने के बाद पूरा दिन खराब हो जाएगा। कितना बढ़िया से चाय चाय चिल्लाते हुए आते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे उसमें कप्स, सब लोग आदमी सफर में चाय का मजा लेता है। देखिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है, डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन्स। If you ask your parents, they will probably remember a time when tea in trains was served in plastic glasses which had to be returned to the vendor. आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि जो चाय उन्होंने पी थी, ये हमको नहीं लगता कि इंडिया के हिसाब से एनसीईआरटी ने लिखा है। जाहिर सी बात है, क्योंकि हम लोग जब भी चाय पिए हैं ट्रेन में तो जो भी रहा उसको मोड़ मार दिया तो सीट के नीचे डाले हैं, किसी के जूते में भर दिए हैं। हाँ, जूता सीट के नीचे जूता रहता है, बढ़िया से एकदम जूता लोग। कुछ लोग तो जूता लेके सीट पे ऊपर चल जाते हैं, अपना सर के नीचे रख देंगे, कोई जूता ना चुरा ले। और जिन्होंने जूता छोड़ दिया तो उनके जूता में हम लोग चाय थोड़ा सा गिरा देते हैं, इसलिए कि जब वो पहनेंगे तो उनको जूता गीला रहेगा, तो जूता वैसे ही छोड़ देंगे। एक आदमी, 2-3 आदमी तो ट्रेन में वो जो पंखा इसे लगा रहता है तिरकट में, उस पर जूता अटकाए रहेंगे, और उस जूते से जो पसीने की खुशबू और पंखे में मिक्स होकर के आएगी, जो पहले टॉप वाले सीट पे बैठा है वो वैसे ही बेहोश होकर मर जाएगा। उसको जाना दिल्ली जालंधर पहुंचेगा। जब टीटी उठाएगा कि करे दिल्ली उतरना था ना तुमको, टिकट से आगे, अरे वो ऊपर में कुछ ऐसा सामान रख दिया था, उसकी खुशबू से मर गए थे, फिर अभी जिंदा हुए। जनरल की बात कर रहे हैं। जनरल में अगर दरवाजा खुला छोड़ दे और ऊपर से वो जूता वाले लोग सत्तू खा खा करके, मूली खा खा करके, अच्छी अच्छी चीजें खा करके, और जो वायु प्रदूषण जो क्रिएट करेगा, जूता उनका और महकेगा, कपड़ा 8-10 दिन से नहाए नहीं होंगे। इसके बीच में आदमी जूता लेने घुसता है सीट के नीचे। सीट जो है ना, जैसे 1-2-3 सीट होता है ट्रेन में, तो सीट के नीचे जूता लेने झुकेगा तो उसमें एक आदमी से मूड़ी निकाल के बोले क्या चाहिए भाई। मतलब इतनी भीड़ रहती है उसमें। टॉयलेट लगा तो बोलेगा कोई बात नहीं, मेरे बगल में से तिरछा होके कर लो, हम इसी में बैठे हुए। मजबूर जनरल रेलवे। ये एनसीईआरटी जो लिखा है, ये हमको लग रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए लिखा है, जो आजकल नई वाली ट्रेन चल रही है। लेकिन ये किताब जब लिखी गई तो उस समय में ट्रेन में ऐसा कोई सुविधा नहीं था, ये झूठ लिखा हुआ। अच्छा, मतलब हम अपने पापा से पूछेंगे कि आप चाय पीने को आया था आपसे, आपका कप वापस ले गया था, ऐसा तो कभी था ही नहीं। उस जमाने में हम भी थे। द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पोजेबल कप वॉज हेल्ड एज अ स्टेप फॉरवर्ड फॉर रीजंस ऑफ हाइजीन।
ये बाद में मतलब सरकार ने प्रयोग किया, इस तरह के कप्स का इस्तेमाल किया जाए जिसको डिस्पोज किया जा सके। आजकल जो आपको ट्रेन में जो चाय मिलती है जो IRCTC के जरिए, वो बात सही है, अब मिलती है, तब नहीं मिलती थी। तब कुल्हड़ मिलती थी, जिन लोगों को भोजन नहीं मिलता था वो चाय के साथ कुल्हड़ भी खा जाते थे। सही बता रहे हैं, ठीक। अब देखिए आ गया कहानी। सम टाइम बैक, मेरे जमाने में कुल्हड़ दैट इज डिस्पोजेबल कप मेड ऑफ क्ले वर सजेस्टेड एज एन अल्टरनेटिव। आपको पता होगा कि लालू यादव जब भारत के रेल मंत्री बने तो उनके टाइम में सबसे ज़्यादा ट्रेनों में कुल्हड़ बिका। उन्होंने देश में भारत का रेल मंत्री रहते हुए सबसे ज़्यादा मिट्टी को प्रमोट किया, क्योंकि अच्छी चीज़ है। कुल्हड़ दो काम है, दलिद्रों के खाने के भी इस्तेमाल आती है, चाय पीने की तो आ ही जाती है, और बचे खुचे अगर वो मिट्टी ज़मीन पर अगर चाय फेंक करके अगर पी करके अगर कोई फेंक भी दे तो वो नीचे गिरेगी तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी। तो उसका दो बेनिफिट है, बायोडिग्रेडेबल भी है और प्लस जिन लोगों के पास भोजन की दिक्कत है तो उनके खाने के भी काम आती है। चौक खाने के भी काम आती है, पेंसिल खाने का काम आता है आदमी को, ठीक। चौक तो समझ ही रहे होंगे। But a little thought so that pullers on a large scale would result in the loss of fertile topsoil. अब हुआ क्या कि लोगों ने सोचा कि जब इतने ज़्यादा मिट्टी के कुल्हड़ बनाए जाएंगे, इसका एक साइड इफेक्ट होगा। साइड इफेक्ट क्या होगा बच्चों? जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग हैं वो धरती के नीचे घुस के तो मिट्टी निकालते नहीं है, ऊपर से ना मिट्टी खानते हैं। तो ऊपर में फर्टाइल सॉइल होता है, ध्यान दीजिएगा, धरती में जो फर्टाइल सॉइल होती है वो ऊपरी हिस्से में होती है। तो ये जब ऊपर से उसको बार बार साफ करके मिट्टी का घड़ा घोड़ा जब बनाने लगेंगे तो धीरे धीरे फर्टाइल सॉइल खत्म हो जाएगा। फिर आदमी उसी गड्ढा को खन के उसी में खुद सूझ जाएगा कि जीने के लिए उसके पास बचेगा ही नहीं कुछ। तो इसलिए सरकार ने सोचा कि अगर इतना ज़्यादा कुल्हड़ बनने लगेगा तो फर्टाइल सॉइल खत्म हो जाएंगे, तो इसका असर इंसान के जीवन पे पड़ेगा। तो डिस्पोजेबल कप बनाएंगे। डिस्पोजेबल कप का मतलब, कप मतलब प्याला, डिस्पोजेबल मतलब जिसको डिस्पोज किया जा सके और जो नष्ट किया जा सके। नाउ डिस्पोजेबल पेपर कप्स आर बीइंग यूज्ड। आपको पता होगा कागज का कप आजकल इस्तेमाल होता है जिसमें ज़्यादातर पीते वक्त मुंह जल जाता है। पहले क्लियर है, आदमी क्लियर कर लीजिए कि डिस्पोजेबल कप का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, जैसे ही मुंह मिलोगे पहला बार मुंह जरूर जलेगा। मुंह जले न जले हाथ जल जाएगा, कोई गर्म चाय आपको पकड़ा देगा, आप किसी दूसरे के देह पे फेंक दोगे, ठंडा नहीं दिया, दिक्कत है ये भी। What do you think are the advantages of disposable paper cup over disposable plastic cups? अर्थात कह रहा है कि पेपर कप का डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप पे क्या आता है, तो बहुत बढ़िया फायदा है। इसलिए ये प्लास्टिक का कप इतनी जल्दी नष्ट होगा नहीं, और पेपर कप है तो उसको फेंक देंगे, बारिश वारिश होगा गल के बह जाएगा, इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। अब चलिए एक्टिविटी की बात फिर करते हैं। सर्च द इंटरनेट और लाइब्रेरी, मतलब इस चैप्टर में आप खाली बैठ जाइए, 1 महीना आप इस चैप्टर को आराम से खुद पढ़ लेंगे, क्योंकि हमेशा आपको लिख रहा है सर्च। फिर सर्च करो इंटरनेट पर लाइब्रेरी में, फाइंड आउट व्हाट हैजार्डस मटेरियल्स हैव टू बी डील व्हाइल डिस्पोजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब किसी के घर में रेडियो खराब हो गया, मोबाइल खराब हो गया, हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल को, ध्यान सुनिएगा बच्चे लोग, आप जब मोबाइल को फेंक देते हैं तो मोबाइल के अंदर में तमाम सर्किट्स में डिफरेंट चिप्स लगे होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे चिप्स होते हैं जो मिट्टी के अंदर में अगर गड़े रह गए लंबे समय तक तो मिट्टी को भी वो पॉइजनस बना देते हैं। मान रहे हैं कि नहीं इस बात को? इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी फेंकते वक्त ध्यान देना है कि जैसे हम AC फेंके, AC में थोड़ा सा भी अगर गैस बचा रह गया उसको हमने डिस्पोज कर दिया, जहाँ हम डिस्पोज किए वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। बात समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम को देखिए आप कि किनको आप फेंक रहे हैं बाहर, उससे आपका एनवायरमेंट इफेक्ट हो रहा है। दूसरा, फाइंड आउट हाउ प्लास्टिक्स आर रिसाइकल्ड, डज द रिसाइकलिंग प्रोसेस हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। इसके लिए आपको किसी इंडस्ट्री चले जाना चाहिए जहां प्लास्टिक का काम होता है, वहां जाकर के देखिए, समझ में आए। कुल मिलाकर के पढ़ाई छोड़ दीजिए, जाइए। What is ozone? O3 is ozone. How does it affect any ecosystem? By preventing the harmful or harsh effect of UV rays. It protects, it gives a protectional layer, right? Next, how can you help in reducing the problem of waste disposal? आप इसको कैसे वेस्ट डिस्पोजल को रिड्यूस कर सकते हैं? तो सिंपल है, ज़्यादा से ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को यूज़ करके, कोशिश करके कि अपने घर में गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डिब्बों में रख करके किसका इस्तेमाल हम मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र बनाने में कर सकते हैं, इसका ध्यान रखते हुए किन चीज़ों को पड़ोसी के घर में फेंकना है या किन चीज़ों को अपने घर में खुद फेंक लेना है, उससे नहा लेना, इसका विशेष ध्यान रख करके चैप्टर की समाप्ति होती है इस अंश के साथ, इस छोटे से एक मामूली से लक्ष्य के साथ कि
यहाँ पर कुछ प्रश्न है बच्चों, अब हम आपको करा रहे हैं बारी बारी से। पहला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन एनी बायोडिग्रेडेबल आइटम। यहाँ पे 4 लिस्ट दिया, उसमें कोई एक ऐसी चीज बताओ जो बायोडिग्रेडेबल है। आप बताइए, फ्रूट पील्स, केक, लाइम जूस, मतलब सी है ही है। अरे देखिए, फल आपको बायोडिग्रेडेबल की बात है, तो फ्रूट का छिलका भी बायोडिग्रेडेबल है, केक भी बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन कह रहा ओनली कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम, जिसमें सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल है। देखो, ग्रास बायोडिग्रेडेबल है, वुड बायोडिग्रेडेबल है, और केक भी बायोडिग्रेडेबल है। यही एक ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल है। सी में फ्रूट पील और केक और लाइम जूस, हाँ दोनों लग रहा है। मतलब केक का मतलब तो आपके उससे है ना, गोबर से डालू केक, क्या नहीं, अगर वो नहीं है तो ए होगा। हाँ लेदर, हाँ बायोडिग्रेडेबल है। क्यों, चमड़ा नहीं है, चमड़ा बायोडिग्रेडेबल है, फूल भी मिट्टी में मिल जाता है और घास भी मिल जाता है, तो ऑप्शन इसका ए होगा। क्योंकि केक का मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन में थे, केक अगर पता नहीं क्या, जो भी छोड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन, इनमें से कौन सा फूड चेन बनाता है? तो देखिए, ग्रास वीट मैंगो नहीं, ग्रास गोट ह्यूमन यस, क्योंकि घास जो है वो खाएगी बकरी, और बकरी हमसे बचेगी नहीं, उसको हम खा जाएंगे। थर्ड वाले देखिए, गोट को खाएगी काऊ, और काऊ को खाएगी हाथी, ऐसा कुछ नहीं है, गलत क्वेश्चन। तीसरा, यानी कि यहाँ पे बच्चों इसका ऑप्शन होगा बी, पहले का ऑप्शन होगा ए, अब थर्ड का है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, मतलब वातावरण से दोस्ती नुमा कुछ आदतें हैं, जैसे कैरिंग क्लॉथ बैग टू पुट परचेज वाइल शॉपिंग, अच्छी बात है, घर से कपड़े का थैला ले चलिए। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, ये भी बड़ी अच्छी चीज है। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर, ये भी अच्छा है। ऑल ऑफ देम सब है इसमें। मैं कुल मिलाकर के मम्मी को कहूँ कि मम्मी अपना स्कूल, मम्मी खुद है साइकिल नहीं चलाने जाए, स्कूटी क्या चलाएंगे, तो कुल मिलाकर के पैदल चले जाओ, ऑल ऑफ देम, ठीक। हम मम्मी से अपने अगर बचपन में कहो तो स्कूटर पर छोड़ दो, तो मम्मी हमको स्कूटर छोड़ती नहीं, ले जा करके कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ देती। जाओ किसी बढ़िया आदमी माई बाप को ढूंढ लो जिनको स्कूटर हो, घर बाप दादा के पास साइकिल नहीं है, स्कूटर की सपना देख रहे। व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल, दूसरा का दूसरे को खा जाएगा। देसी में एकदम आंसर, मतलब कह रहे हैं एक ट्रॉपिक लेवल में जितना जीव हम सबको मार देंगे तो क्या होगा, तो दूसरा वाला ट्रॉपिक लेवल हमको जिंदा छोड़ेगा नहीं, हम उसको मार देंगे, इस तरह वो हमको मार देगा, सब खत्म हो जाएगा। Will the impact of removing all the organism in a tropic level be different from different tropic level? हाँ बिल्कुल, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे अलग अलग होता है, बिल्कुल। Can the organism of any tropic level be removed without causing any damage to the ecosystem? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, इकोसिस्टम में तो डैमेज होगा ही होगा, हर हालत में होगा। What is biological magnification? अभी हम लोगों ने इसका जिक्र किया था कि जो केमिकल अनविलिंगली हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं डिफरेंट फूड्स साइकिल के जरिए हमारे फूड चेन की वजह से आ जा रहे हैं, तो वो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है। व्हाट आर द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट? बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी वजह से हमारा लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, हमारी पानी दूषित हो रही है, हमारी प्रोडक्टिविटी खराब हो रही है, एयर में पोल्यूशन बढ़ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, काफ़ी चीज़ें। If all the waste we generate is biodegradable, will this have no impact on the environment? अगर हम सब कुछ बायोडिग्रेडेबल अगर वेस्ट क्रिएट करेंगे तो इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अच्छी है, जो बायो से डिग्रेड हो जाएंगी तो मैक्सिमम उसका गुड इफेक्ट होगा, बैड इफेक्ट तो होगा नहीं, जो अपने आप गल जाएंगे, मैन्योर बन जाएंगे, अच्छी चीज़ें होंगी। Why is the damage to ozone layer cause a concern? जाहिर सी बात है, अगर पूरी तरह से ओजोन लेयर अगर डैमेज हो गया तो हम लोगों की मौत तय है कैंसर के जरिए, वो भी स्किन कैंसर। What steps are being taken to limit this damage? अभी UNEP इसको लेकर के एक प्रोग्राम डिजाइन किया जिसके अंतर्गत जो भी ये क्या नाम है उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड चीज़ें प्रोड्यूस करने वाली कंपनी, उनको स्ट्रिक्टली कहा गया कि आप CFC गैस बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं आज आपके सामने जो AC है उस पर R32 लिखा हुआ है, एक हरे से पेड़ का साइन है, उसके ऊपर ग्रीन टेक्नोलॉजी लिखा है। इसका मतलब ये है कि वर्तमान में जो रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशंस बन रहे हैं वो कुल मिलाकर के CFC से मुक्त हैं, और ये नेचुरल गैस हैं जिसकी वजह से इनका एनवायरमेंट पे इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। कूलेंट तो है लेकिन इनका एडवर्स इफेक्ट नहीं है। उम्मीद करते हैं इस चैप्टर की बाकी सारी चीज़ें
पिछले 2 वीडियोस के जरिए, मतलब इससे पहले एक और वीडियो है और ये वीडियो, दोनों मिला करके आप देख लेंगे, आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चैप्टर में ऐसा कुछ था नहीं, 6, 7, 8, 9 के थोड़ी थोड़ी पढ़ी हुई चीज़ों को इकट्ठा करके आपके सामने 10th में ला दिया गया। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि चैप्टर में कुछ ऐसा था कि जिसको लेकर के आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत है। आप एकदम बिल्कुल रिलैक्स में इसको पढ़ें। उम्मीद करता हूँ मैं अगले 2 दिनों में आपके पास सैम्पल पेपर से एक्सट्रैक्ट किए हुए टॉप 20 to 50 क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स आपके सामने अपने चैनल में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।